मेरे दिल में बार बार अजीब से एहसासात जागते थे। ये सब कुछ मुझसे ताल्लुक नहीं रखता था। मेरा इन हालात से कोई वास्ता नहीं था। एक जराइम पेशा गिरोह दौलत के लिए एक अफ्रीकी मुल्क की पुश्तपनाही कर रहा था और बस। भला इससे मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती थी? लेकिन मैं पूरी तरह इस मामले में मुलव्विस हो गया था। क्यों? आखिर क्यों? मुझे क्या पड़ी है? ऑलिव हार्वर्ड का मामला भी निपटाना था। अभी तक उससे दूसरी मुठभेड़ नहीं हुई थी, लेकिन वो इस हैसियत से मुझसे वाकिफ तो नहीं है। कहीं ये सब कुछ उसकी मंशा के मुताबिक तो नहीं है। लेकिन तहजीब पर शक करने को जी भी नहीं चाहता था। वो जो कुछ भी है मुझसे बहरहाल मुखलिस है। इस बहाने कम से कम यहाँ से तो निकला जाए, उसके बाद देखा जाएगा। फिलहाल बेहतर तो यही है कि इन मामलात से पूरी दिलचस्पी बरकरार रखी जाए। कैथी ब्राउन तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कार तहजीब से ले ली गई थी, लेकिन जो ही मैं फ्लैट से बाहर आया, एक टैक्सी मेरे पास आकर रुक गई। ड्राइवर की कैब पर एक मखसूस तर्ज की ग्रीन पट्टी लगी हुई थी। उसने मेरे लिए दरवाजा खोल दिया। मैंने अंदर बैठने के बाद कहा, वो आम इमारत मालूम है जहां कैथी ब्राउन को रखा गया है? ड्राइवर ने कहा, क्यों नहीं जनाब। मैंने कहा, चलो, और ड्राइवर ने टैक्सी आगे बढ़ा दी। मैंने रास्ते में पूछा, अतराफ के हालात क्या हैं? वो बोला, पुरसुकून। मैंने कहा, कोई मशकूक शख्सियत? ड्राइवर ने कहा, नहीं, अभी तक किसी को नहीं देखा गया। तहजीब ने अपने साथियों से मेरा मुकम्मल तारुफ करवाया था, लेकिन मंजिल पर पहुंचकर मुझे पारकोही के नाम से मुखातिब किया गया और मैंने फिर एक कमरे में जाकर अपना मेकअप तब्दील किया। कैथी ब्राउन से मैं एक नई हैसियत से मिलना चाहता था। तहजीब मेलकम एक्स की तरफ से मुझ पर कोई पाबंदी नहीं थी। मैं अपने तौर पर भी सोचकर फैसले कर सकता था। चुनांचे मैंने फौरी तौर पर यही फैसला किया था कि अभी कैथी ब्राउन को हकायक से लाइल्म रखा जाए और ये देखा जाए कि वो इस इगवा को क्या शक्ल देती है। मैंने यहाँ मौजूद इंचार्ज से कैथी ब्राउन के बारे में मालूमात हासिल की तो उसने बताया कि उन लोगों ने उसे सिर्फ खाने पीने की अशिया फराहम की हैं, उसके अलावा और कोई बात उससे नहीं की है। हालांकि वो मुसलसल अपने इगवा कुनंदगान के बारे में पूछती रही है। उसकी कैफियत अजीब सी है। बाहर तौर मैं उसकी इस अजीब कैफियत को अपनी निगाहों से देखना चाहता था। चुनांचे थोड़ी देर के बाद मैं बदली हुई शक्ल में कैथी ब्राउन के सामने पहुंच गया। कैथी ब्राउन एक तहखाने में कैद थी और उसके तहफ्फुज़ के लिए निहायत माकूल बंदोबस्त किया गया था। उस वक्त भी वो एक आरामदेह मसहरी पर दराज थी। उसका हुलिया काफी बिगड़ा हुआ था और आंखों में खौफनाक चमक थी। वो किसी खूंखार शेरनी की मानिंद नजर आ रही थी। मुझे देखकर वो बिल्कुल खामोश रही। बस उसकी खौफनाक चमकीली निगाहें मुझ पर जमी रही थी, हत्ता कि मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। हेलो मैडम, कैसे मिजाज हैं आपके? वो बोली, देखो, जो कुछ हुआ है उसे माफ किया जा सकता है। अगर तुमने किसी गलत फहमी की बुनियाद पर ये बदतमीजी की है तो मैं इसकी वजह जानने के बाद तुम्हें माफ कर दूंगी। लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि मुझ पर काबू पाए रखोगे तो ये तुम्हारी हिमाकत है। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि तुम कितने बड़े खसारे से दो चार हो सकते हो। मैंने कहा, मैडम कैथी, ये भी तो मुमकिन है कि ये सब कुछ आपके तहफ्फुज़ के लिए किया गया हो। आप जिन हालात से गुजर रही हैं उनसे अच्छी तरह वाकिफ हैं। आपके और मिस्टर मोबाइल के दुश्मन आपकी ताक में लगे हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आपने निहायत महारत से यहाँ तक अपने आप को महफूज रखा है। लेकिन क्या आपका ख्याल है कि वो लोग आपकी तलाश में नहीं होंगे? और क्या आप ये समझती हैं कि माफिया के सरगर्म कारकुन आपकी खोज में नाकाम रहेंगे? उसने कहा, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। मैंने कहा, आप मुझे अपने हमदर्दों में शुमार करें। वो बोली, अगर मेरे हमदर्द हो तो कम से कम मुझे ज़हनी उलझन में तो न रखो। यही बता दो मुझे कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। मैंने कहा, आपके ख्याल में हम कौन हो सकते हैं? वो बोली, मैं अपना कोई ख्याल जाहिर नहीं करना चाहती। मैंने कहा, उसके बगैर तो काम नहीं चलेगा मैडम। बोली, ओहो, तुम लोग तो मुझे पागल कर दोगे। मैंने कहा, मैडम, क्या ये मुमकिन नहीं होगा कि आप खुद ही अपने शुबहात का इजहार कर दें? वो बोली, नहीं, हरगिज नहीं, मैं अपनी जबान से कोई नाम नहीं लूंगी। मैंने कहा, नाम तो हम लेंगे मैडम, आप बस ये बता दें कि आप हमारे बारे में क्या सोचती हैं। वो बोली, नाम लो, मैं गौर करूंगी। मैंने कहा, जर्नल आई स्कैन, क्या ख्याल है आपका? वो बोली, मैंने ये नाम सुना है, लेकिन आई स्कैन से मैं बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं रखती। मैंने कहा, सुना है उस शख्स का शुमार वॉल्टो मोबाइल के दुश्मनों में किया जाता है। वो बोली, होगा, जो कोई वॉल्टो मोबाइल का दुश्मन है वो बिलाखिर सामने आ जाएगा। मैंने कहा, किस तरह मैडम? क्या मंसूबा बनाया है आपने उसके बारे में? कैथी ब्राउन के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये एक शफाक मुस्कुराहट थी। बोली, अहमक आदमी, तुम शायद पूरी तरह तरबियत याफ्ता नहीं हो। कैथी ब्राउन से ये सवाल कर रहे हो? मैंने उसके लहजे में छुपे हुए तंज को बखूबी महसूस किया। फिर मैंने कहा, ठीक है मैडम, मैं जानता हूँ कि आप हश्त पहलू शख्सियत की मालिक हैं, लेकिन उसके साथ ही एक बात आप भी सुन लीजिए। आप जो खेल खेल रही हैं वो बिलाखिर सामने आ जाएगा। कैथी ब्राउन मेरे उन अल्फाज पर बुरी तरह चौंक पड़ी। उसने तजस्सुस आमेज नजरों से मुझे देखते हुए कहा, कौन से खेल की बात करते हो? मैंने कहा, आप जानती हैं मैडम, आप बखूबी जानती हैं। वो बोली, सुनो,
तुम अगर अपने बारे में मुझे सब कुछ बता दो तो शायद मैं तुम्हारे लिए कोई काम की बात कर सकूं। मैंने कहा, आप पहले काम की बातों का इशारा दें, मुमकिन है मैं आपसे फायदा उठाने की कोशिश करूं। उसने कहा, पहली बात ये बताओ, जिन लोगों ने मुझे अगवा किया है उनमें तुम्हारी अपनी हैसियत क्या है? मैंने कहा, अगर आप चाहें तो इंचार्ज तसव्वुर कर सकती हैं मुझे। उसने कहा, नहीं, इस पाए के आदमी नहीं मालूम होते। मैंने कहा, अब इस सिलसिले में मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ कि मैं किस पाए का आदमी हूँ? वो बोली, बाहर कैफ, ये सुन लो, अगर कोई माली मुनाफा तुम्हारे पेश नजर है तो शायद मुझसे ज्यादा दौलत इस रुए जमीन पर तुम्हें और कोई न दे सके। मैं इतना दे सकती हूँ तुम्हें कि तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। मैंने कहा, मसलन मैडम? बोली, मसलन ये कि तुम खुद इसका तयन कर लो, लेकिन शर्त सिर्फ मेरी रिहाई नहीं है बल्कि तुम्हें वो काम भी करना होंगे जो मैं चाहूंगी। मैंने कहा, बात काबिल गौर है मैडम, लेकिन काम की नौयत तो बताई जाए। उसने कहा, फिर चालाकी से काम ले रहे हो? भला मैं अजनबी लोगों को अपने किसी काम के बारे में कैसे बता सकती हूँ? मैंने कहा, मुमकिन है हम आपके लिए अजनबी ना हूँ। कैथी ब्राउन एक बार फिर ख्यालात में डूब गई। फिर उसने आहिस्ता से अपना दायां गाल खुजाते हुए कहा, ग्रीन पोल। मगर ये अल्फाज उसने मुझसे मुखातिब होकर नहीं कहे थे, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि वो तेज निगाहों से मुझे देख रही है और गालिबन अपने इस जुमले का तासुर मेरे चेहरे पर देखना चाहती है। मैंने कहा, आपने कुछ कहा मैडम? बोली, नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि तुमसे बात करना भी हिमाकत है। ठीक है, अगर तुम मुझे कैद रखना चाहते हो तो रखो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें अपनी हिमाकत का शदीद एहसास होगा। मैंने कहा, मैडम आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? वो एकदम हत्थे से उखड़ गई। बोली, लानत भेजो तकलीफ पर, मैं अब तुमसे कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहती। मैं बदस्तूर मुस्कुराती निगाहों से उसे देखता रहा। वो फिर मसहरी पर नीम दराज हो गई थी। दफतन मैंने कहा, डेनिस हेले के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो बुरी तरह उछल कर बैठ गई। मैंने कहा, हाँ, मेरा ख्याल है ये नाम आपके लिए अजनबी नहीं है। वो बोली, क्या डेनिस हेले पागल हो गया है? उसके लिए मुझे अगवा करने की क्या जरूरत थी? क्या वो नहीं जानता कि वॉल्टर मोबाइल को मेरी किस कदर जरूरत है? क्या उसे मालूम नहीं कि? वो खामोश हो गई। फिर आहिस्ता से बोली, डेनिस हेले के आदमी हो तुम? मैंने कहा, डेनिस हेले के बारे में आप क्या जानती हैं मैडम? वो बोली, FBI हमारी मुआफिकत पर काम करने वाली जमात है। क्या डेनिस हेले कोई दोहरी चाल चल रहा है? क्या चाहता है वो? मैंने कहा, ये तो आप ही बता सकती हैं मैडम कि डेनिस हेले क्या चाहता है। वो बोली, अरे कुछ तुम भी तो मुंह से बको। क्या उसे ये बात मालूम नहीं कि FBI हमारे मफादात के लिए काम कर रही है? मैंने कहा, मैडम आपको ये बात नहीं मालूम कि FBI आपके मफादात के लिए क्यों काम कर रहे हैं? वो बोली, वो जो कुछ भी होगा बाद में देखा जाएगा, फिलहाल हमारा मसला है। FBI पहले हमारा काम करवाएगी, उसके बाद हम उसके मफादात के लिए उससे सौदा करेंगे। इन हालात में एक ही काम हो सकता है, और फिर हमने कब इनकार किया है कि हम FBI के मफादात से रूगर्दानी करेंगे। मैंने कहा, आप ठीक कहती हैं मैडम, लेकिन हमारा ताल्लुक डेनिस हेले से नहीं है। कैथी ब्राउन एकदम साकित हो गई। क्या? उसके चेहरे का रंग तब्दील हो गया था। मेरे अल्फाज ने एक बार फिर उसे जहनी बहरान का शिकार कर दिया था। दफतन उसने अकब में रखा हुआ तकिया उठाकर पूरी कुव्वत से मुझ पर उछाल दिया। तुम बाहर निकल जाओ। तुम, मैं कहती हूँ बाहर निकल जाओ। तुम जो कोई भी हो दफा हो जाओ। मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी, एक लफ्ज नहीं कहूंगी मैं अपनी जबान से। मैं कहती हूँ तुम दफा हो जाओ, निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी, समझे? वो मसहरी से नीचे उतर आई। मैंने कहा, ओ नहीं मैडम, मैं आपके हाथों कत्ल होना नहीं चाहता, इसलिए जा रहा हूँ। मैं वापसी के लिए मुड़ गया। कैथी ब्राउन मुझे गालियां दे रही थी, लेकिन शुक्र था कि ये गालियां उसकी अपनी जबान में थीं। मैं मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। कैथी ब्राउन से इस तरह कुछ मालूम करवाना वाकई मुमकिन नहीं था। काफी चालाक औरत मालूम होती थी, लेकिन न जाने क्यों मेरे जहन में उसके लिए एक शुबा सर उभर रहा था, और उसी शुबे की वजह से मैंने उसे कैद करवाया था। वॉल्टर मोबाइल के केस में कैथी ब्राउन बड़ी अहम हैसियत रखती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो वॉल्टर मोबाइल के बहुत ज्यादा नजदीक थी और इस तरह उस पर दस्तरस रखती थी, गोया उसकी मर्जी के मुताबिक ही ये सब कुछ हो रहा था, और वॉल्टर मोबाइल उसके किसी भी हुक्म से इनहिराफ नहीं कर सकता था। एक तरह से वो वॉल्टर मोबाइल की कंट्रोलर थी। अजीब था, ये स्याहफाम शख्स भी एक मुल्क का हुक्मरान है, लेकिन अपनी कोई शख्सियत नहीं रखता। मालूम नहीं क्या चक्कर चल रहा था, लेकिन मैं जानता था कि इस सिलसिले में दिमाग की चूलें हिल जाएंगी। ग्रीन पोल की तहजीब मैल्कम एक्स अपनी एक अलग हैसियत रखती थी। वो सारे काम इतनी आसानी से करती जा रही थी कि मुझे ताज्जुब हो रहा था, लेकिन मैं जानता था कि ग्रीन पोल के अपने वसाइल भी कम नहीं होंगे। मिस्टर हार्वर्ड, ये सब कुछ आपके लिए हो रहा है। मैंने दिल में कहा, जरा अपने कदमों पर खड़ा हो जाऊं, उसके बाद अगर अमेरिका ही में आपको चैलेंज न किया तो मेरा नाम भी अली यार खान नहीं। क्या जरूरी है कि तंजीम में शामिल होकर सिर्फ उसके मफादात के लिए मुजव्विजा मुहिमात में हिस्सा लेता रहूं? जब ये फैसला कर लिया है दिल में कि जहां कहीं भी रहूंगा तंजीम के मफादात के लिए काम करूंगा, तो फिर अमेरिका कौन सी बुरी जगह है?
वहां तो यहूदी इस तरह छाए हुए हैं कि उन्होंने पूरी हुकूमत को अपनी मुट्ठी में ले रखा है। क्या वहां मुझे अपना शिकार तलाश करने में दिक्कत होगी? और कुछ न सही यही सही कि उन लोगों को चुन चुन कर हलाक करूंगा जो अरब कौस के दुश्मन हैं और उसके खिलाफ दिन रात काम कर रहे हैं। वाकई ये किस कदर दिलचस्प मशगला होगा, लुत्फ आ जाएगा। बल्कि शायद तंजीम में शामिल रहकर भी इतना मजा नहीं आएगा जितना इस काम में आएगा। अपने आप को आजमाना जरूरी था। जराइम की दुनिया में निकल आया हूं तो फिर ये सब कुछ भी करना होगा। इन ख्यालात से दिल को एक अजीब सी तकवियत का एहसास हुआ, लेकिन ऑलिव हार्वर्ड की निगाहों से रूपोश होने के लिए फिलहाल तहजीब मैल्कम एक्स के साथ काम करने में कोई हर्ज नहीं था। बल्कि ज्यादा बेहतर तो यही था कि इस मामले में मुकम्मल तौर पर दिलचस्पी से काम करूं ताकि जहन से ये उदासी और तकद्दुर की कोहर छट जाए और मैं अपने आप को एक मसरूफ इंसान तस्वुर करूं। वहां से निकलकर एक बार फिर फ्लैट पर पहुंच गया। ख्याल ये था कि तहजीब, जो कि अब कैथी ब्राउन है, मुझसे कोई बात न करना चाहेगी। गोटे हिल रवानगी के सिलसिले में उसने क्या इंतजाम किए हैं और कब रवाना होना है, इसका इंतजार करना था। लेकिन तन्हा रहकर, क्योंकि अब कैथी ब्राउन की हैसियत से तहजीब मैल्कम एक्स वहीं वॉल्टो मोबाइल के पास रहेगी। कैथी ब्राउन के बारे में मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो आसानी से जबान खोलने वालों में से नहीं है, लेकिन वो किसी और तरह काम आए या ना आए, तहजीब को उसकी जगह मिल गई थी। वो इस तरह तहजीब वॉल्टो मोबाइल के बिल्कुल करीब रहकर अपना काम कर सकती थी। मेरे लिए बज़ाहिर कोई खास जिम्मेदारी नहीं रह गई थी। कैथी ब्राउन यानी तहजीब मैल्कम एक्स ने इस दौरान 3 बार मुझसे ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम करके अपनी कामयाबियों की इत्तला दी थी। आखिरी इत्तला उसने ये दी थी कि वॉल्टो मोबाइल को वहां से हटा दिया गया है और उसके डुप्लीकेट ने उसकी जगह ले ली है। उस शख्स के बारे में मालूमात हासिल करने पर तहजीब मैल्कम एक्स ने मुझे बताया कि वो एक इंतहाई मौजूद शख्स है, अफ्रीकी नजाद है और ग्रीन पोल का एक बुनियादी कारकुन है। उसे देखोगे तो हैरान रह जाओगे, क्योंकि उसकी शख्सियत में वॉल्टो मोबाइल पूरी तरह नजर आता है। वॉल्टो मोबाइल के बारे में तहजीब ने बताया था कि उसे गोटे हिल भेज दिया गया है और ग्रीन पोल वालों ने वहां जाकर मुकम्मल तौर पर पोजीशन संभाल ली है। फिर चौथी बार जब मैल्कम एक्स ने मुझसे राब्ता कायम किया तो उसने यही बताया कि अब हमारे गोटे हिल रवाना होने में कोई रुकावट नहीं है और किसी भी वक्त रवानगी का ऐलान किया जा सकता है। मैंने अभी तक वहां के लिए कोई हैसियत इख्तियार नहीं की थी, लेकिन उसके बाद तहजीब मुझे फ्लैट पर मिली। उसने पैट्रिक की बजाय मुझे एक और शक्ल देने का फैसला किया था। इस सिलसिले में उसने तफसील बताते हुए कहा कि ये शख्स जो नकली वॉल्टो मोबाइल के साथ साय की तरह चिपका रहेगा, दरअसल वॉल्टो मोबाइल का चचाजाद भाई मीको याय है। मीको याय स्कॉटलैंड यार्ड का तरबियत याफ्ता है और थोड़े ही दिन पहले स्कॉटलैंड यार्ड से वापस आया है ताकि अपने भाई का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। वॉल्टो मोबाइल के रिश्ते के भाई की हैसियत से उसने बहुत सारी जिम्मेदारियां संभाली हुई हैं। उसकी जगह ले लेना बहुत जरूरी है। चुनाचे उसे भी ग्रीन पोल ने अपनी तहवील में ले लिया है। गोया खास मोहरे यानी वॉल्टो मोबाइल, कैथी ब्राउन और मीको याय अब ग्रीन पोल के कब्जे में थे और एक तरह से गोटे हिल पर ग्रीन पोल की हुकूमत कायम हो गई थी। मैं तहजीब मैल्कम एक्स से इस बारे में बहुत से सवालात करता रहा और उसके बाद मेरे चेहरे पर मीको याय का मेकअप शुरू कर दिया गया। मेरी जिसामत मीको याय से मिलती जुलती थी। 19-20 का फर्क था और मीको याय के बारे में मुझे एक फिल्म भी दिखाई गई थी जिससे मुझे उसकी हरकत और सकनात की नकल करने में आसानियां फराहम हो सकती थी। इस नई हैसियत में आने के बाद मेरे लिए ये जरूरी हो गया कि मैं नए वॉल्टो मोबाइल के पास पहुंच जाऊं और तहजीब मैल्कम एक्स की हिदायत पर मैंने ऐसा ही किया। यानी अब एक बार फिर हम सब लोग यकजा हो गए थे। कुछ और अफराद भी यहाँ तलब कर लिए गए थे जो वॉल्टो मोबाइल के गिर्द फैले हुए थे। जिस शख्स को वॉल्टो मोबाइल का रूप दिया गया था उसे देखकर मैं दंग रह गया। इतना बेहतरीन फनकार था वो कि मैं अश कर उठा। उसके हर अंदाज में वॉल्टो मोबाइल की झलकियां मिलती थीं। आंखें उठाकर देखने का खास अंदाज, मुस्कुराहट के 3 रुख, यानी उसने वॉल्टो मोबाइल की शख्सियत को इस तरह अपनाया था कि शायद वॉल्टो मोबाइल भी उसे देखकर हैरान रह जाता। मोबाइल के बारे में ये बात नहीं मालूम हो सकी कि उसे कहाँ रखा गया है। जाहिर है वो ग्रीन पोल ही के कब्जे में होगा, लेकिन वो शख्स जो वॉल्टो मोबाइल का रूप इख्तियार किए हुए था शायद खतरे में था और मैं महसूस करता था कि वो बेचारा एक तरह से कुर्बानी का बकरा है, क्योंकि वॉल्टो मोबाइल के दुश्मन उसे हलाक करने की कोशिश जरूर करते। एक रात तहजीब मैल्कम एक्स ने रवानगी के प्रोग्राम का इंकिशाफ किया। ये इंकिशाफ ट्रांसमीटर पर ही हुआ था। हालांकि मैं अब वॉल्टो मोबाइल की रिहाइश गाह पर ही था और उसके डुप्लीकेट के ऐन नजदीक, और कैथी ब्राउन की हैसियत से तहजीब भी मुझसे ज्यादा दूर न थी, लेकिन उसने हिदायत मुझे ट्रांसमीटर पर ही दी थी और उस रात 3 बजे हम एयरपोर्ट पर पहुंच गए। वॉल्टो मोबाइल मेरे साथ था और हम बिल्कुल आम आदमियों के अंदाज में टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट पहुंचे थे।
मैं जानता था कि मेरे इर्द गिर्द बेशुमार अफराद फैले हुए हैं जो वॉल्टो मोबाइल की निगरानी कर रहे हैं और उसके तहफ्फुज़ के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तैयारा चार्टर किया गया था। चुनाचे खामोशी के साथ वो फजा में परवाज कर गया और अब हमारा रुख गोटे हिल की जानिब था। गोटे हिल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वॉल्टो मोबाइल एक आरामदेह कार में बैठकर अपने महल की जानिब चल पड़ा। अंदर दाखिल होने के लिए भी खुफिया रास्ते इख्तियार किए गए थे और ये शख्स जिसे वॉल्टो मोबाइल का रूप दिया गया था शायद उसे उन रास्तों से भी अच्छी तरह वाकिफ करवाया गया था, क्योंकि मैंने उसके अंदाज में कहीं भी कोई अजनबियत नहीं पाई थी। गोटे हिल में दूसरी सुबह हमारी मुलाकात जनरल टेरिस से हुई। आम अफ्रीकियों की निस्बत उस शख्स का रंग जरा खिलता हुआ था और आंखों से वो इंतहाई ज़हीन नजर आता था। वॉल्टो मोबाइल का वो बेहद एहतराम करता था। बहरहाल इस नकली वॉल्टो मोबाइल के लिए ये लम्हात बड़े सबर आज़मा थे। मैं उसके बिल्कुल नज़दीक मौजूद था और एक एक लम्हे जनरल टेरिस के चेहरे की कैफियत का जायजा लेता रहा था। मैंने महसूस किया कि जनरल टेरिस को वॉल्टो मोबाइल पर जरा भी शक नहीं हो सका है और वो पूरी तरह उससे मुतमईन है। जनरल टेरिस ने यहाँ के हालात बताते हुए कहा कि गद्दारों की रेशा दवानियां जारी हैं। 5 अफराद कत्ल कर दिए गए हैं। ये वो लोग हैं जो वॉल्टो मोबाइल के करीबी हमदर्द थे और उसके मफादात के लिए अवाम में राहें हमवार कर रहे थे। उनमें से एक को सड़क पर बम मार कर हलाक कर दिया गया था। दूसरे को उसके घर के गुस्ल खाने में उस वक्त कत्ल किया गया जब वो गुस्ल कर रहा था। बाकी 3 अफराद को भी मुख्तलिफ तरीकों से कत्ल किया गया था। वॉल्टो मोबाइल ने इस बात पर खासी तशवीश का इजहार करते हुए जनरल टेरिस से कहा कि वो सेक्रेटरी जो उसने फराहम किया था गलत आदमी था और अब वो नहीं चाहता कि उसके गिर्द ऐसे गलत लोग बिखरे रहें जिन पर जरा भी शुबा हो सके। जनरल टेरिस इस बात पर इजहार अफसोस करता रहा था। इस तमाम गुफ्तगू के बाद जनरल टेरिस ने तहजीब मैल्कम एक्स से मुखातिब होकर कहा, मैडम आपसे मुझे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। मैं ये नहीं समझ सका कि आपकी मौजूदगी में ये सब कुछ कैसे हुआ। तहजीब ने कहा, मैं इल्म गैब तो नहीं रखती, बस वो गद्दार था, गद्दारी साबित हुई और उसे हलाक कर दिया गया। जनरल टेरिस ने कहा, मेरा ख्याल है मैडम अगर उसे जिंदा गिरफ्तार किया जाता तो हमारे लिए ज्यादा मौजू होता। तहजीब यानी कैथी ब्राउन ने जवाब दिया। ग्रीन पोल के कुछ अफराद उस वक्त वहां मौजूद थे। उन्होंने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर उस वक्त उसे कत्ल कर देना ही मुनासिब समझा। इस पर जनरल टेरिस खामोश हो गया। मैं अपने फराइज मुसलसल अंजाम देता रहा था। रात को जब मौका मिला तो तहजीब मैल्कम एक्स मेरी रिहाइश गाह पर पहुंच गई। उसने एक मखसूस किस्म के आले से ये अंदाजा लगाने की कोशिश की कि कमरे में कोई ऐसी शय तो नहीं है जिससे हमारी गुफ्तगू बाहर सुनी जा सके। उसके साथ ही उसने एक दूसरा आला एक मेज पर रख दिया और उस आले से हल्की हल्की आवाजें खारिज होने लगीं। मैंने सवाल किया, ये क्या है? वो बोली, ये एक ऐसा आला है जिसके जरिए यहाँ पैदा होने वाली कोई भी आवाज बाहर नहीं जा सकती। मैंने कहा, ठीक, तब फरमाइए मैडम, इस सिलसिले में कोई ऐसी खास बात मालूम हुई जो काबिल गौर हो? वो बोली, अभी तक नहीं, लेकिन मैं फराहम करदा नामों पर एक एक आदमी मुसल्लत कर चुकी हूँ और उनकी एक एक लम्हे की रिपोर्ट मुझे मौसूल हो रही है। जिन लोगों पर वॉल्टो मोबाइल ने शुबा जाहिर किया है बिलाशुबा वो मशकूक हैं और उनकी खुफिया मसरूफियात जारी हैं। उनकी तस्वीर हासिल कर ली गई हैं और उन लोगों के बारे में मुकम्मल छानबीन की जा रही है। वैसे मिस्टर मिकोयाय चंद अफराद आपसे मिलने के लिए खुसूसी तौर पर एक तैयारे से यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपको किस तरह उनसे मोहतात रहना होगा। मैंने कहा, उन लोगों के बारे में मुझे कुछ तफसीलात मिल सकती हैं? तहजीब ने कहा, हाँ, मेरा ख्याल है ये तफसीलात कल सुबह तक तुम्हें फराहम कर दी जाएंगी। तुम्हारा अपना मामला कैसा जा रहा है? क्या तुम अपनी मसरूफियात से मुतमईन हो? मैंने कहा, हाँ, और तुम्हें एक खास बात से आगाह करना चाहता हूँ। तहजीब ने कहा, वो क्या? मैंने कहा, अपनी तमाम तर तवज्जो जनरल टेरिस पर लगा दो। जनरल टेरिस पर निगाह रखना जरूरी है। तहजीब ने हैरत ज़दा अंदाज में पूछा, क्यों? तुम्हें उसके बारे में कोई शुबा है? मैंने कहा, कोई खास बात नहीं है, लेकिन मेरा अपना ये अंदाजा है कि जनरल टेरिस एक बहुत ही गहरी शख्सियत है और उस पर निगाह रखना बेहद जरूरी है। तहजीब ने कहा, इसके अलावा और कुछ नहीं बताओगे? मैंने जवाबन कहा, तहजीब, मैंने बताया अभी तक मैं खुद भी उसके बारे में कुछ मालूम नहीं कर सका। तहजीब गर्दन हिलाकर रह गई। बोली, ठीक है, लेकिन तुम्हारे इस इंकिशाफ ने मुझे हैरान कर दिया है, क्योंकि जनरल टेरिस वॉल्टो मोबाइल के इंतहाई खास लोगों में तसव्वुर किया जाता है। मैंने कहा, कैथी ब्राउन की क्या कैफियत है? उसने कहा, वो बिल्कुल ठीक है और पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। मैंने कहा, और वॉल्टो मोबाइल, उसकी क्या हालत है? तहजीब ने कहा, पागल हो रहा है वो यहाँ पहुँचने के लिए। वो चाहता है कि उसे किसी न किसी हैसियत से यहाँ पहुँचा दिया जाए। मैंने कहा, वो नॉर्मल आदमी नहीं है। मेरा ख्याल है उसे यहाँ लाना खतरे से खाली नहीं होगा, चुनाचे उस पर काबू रखा जाए तो बेहतर है। तहजीब ने कहा, ठीक है, यही कोशिश की जा रही है। और उसके बाद वो वहां से चली गई। तो
दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।